जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और मैं ये पूरा चैप्टर एनसीईआरटी से आपको सॉल्व कराने की कोशिश करूँगा। एग्जाम्पल भी सारे सॉल्व कराऊँगा, क्वेश्चन भी सारे सॉल्व कराऊँगा। एक क्वेश्चन में कितने अप्रोच हम लगा सकते हैं वो सारी बातों पे हम चर्चा करेंगे। तो कोशिश ये करूँगा कि आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं चैप्टर का नाम ही है, और एक बात मैं आपको और बता दूं, क्लास बाइलिंगुअल चलेगी, हिंदी में भी मैं आपको बताऊंगा और इंग्लिश में भी बताऊंगा, तो किसी भी मीडियम के भाई बहनों को समझने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। चैप्टर का जैसे कि नाम से ही हमें मालूम है कि चैप्टर का नाम है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। देखो ये चैप्टर बेसिकली है क्लास 12th का, लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें मान के चलो क्लास 11th की हैं। अगर 11th ट्रिग्नोमेट्री पे हमारी कमांड नहीं है, हमारी पकड़ कमज़ोर है, तो यहाँ हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आने वाली है, लेकिन मैं आने नहीं दूंगा। जहाँ पर चीज़ों की ज़रूरत होगी, 11th का फॉर्मूला लगेगा या कंसेप्ट लगेगा, वो मैं आपको बताते चलूँगा। अब देखो नाम से ही पता चल रहा है इन्वर्स, और ये दोनों शब्द हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ये क्लास 11th का है। इन्वर्स वर्ड जोड़ने से ये क्लास 12th में आ गया। मतलब इस पूरे चैप्टर की बात करूं तो क्लास 12th में हम इस चैप्टर का 1/3 पार्ट ही सीखेंगे। और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करूं तो 3 शब्द में 2 शब्द किसके हैं? क्लास 11th के। तो क्लास 11th का वेटेज इस चैप्टर में ज़्यादा है। अब हम बात करेंगे स्टार्ट एक्सरसाइज 2.1 से आज हम स्टार्ट करेंगे और ख़त्म कर देंगे आज ही, क्योंकि बहुत आसान एक्सरसाइज है और बेसिकली मेरा पर्पस है उत्तराखंड बोर्ड को पढ़ाना। उत्तराखंड बोर्ड में अगर हम इस चैप्टर की बात करें तो ये हमारे उत्तराखंड बोर्ड में 5 नंबर का चैप्टर आता है। एक्सरसाइज 2.1 से एक क्वेश्चन आएगा बोर्ड एग्जाम में और 1 नंबर का आएगा। तो हम पहले उसको देखेंगे, उसके बाद हम और आगे की ओर बढ़ना शुरू करेंगे। तो आज जो हमारा मेन एम है, टारगेट है, वो एक्सरसाइज 2.1 को फिनिश करना है। अब ध्यान से देखेंगे क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। बात शुरू करने से पहले हम 2 बातें और सीख लें। किसी भी एंगल को जब हम नापते हैं या किसी भी एंगल का जब हम मेजरमेंट करते हैं तो मेजरमेंट करने के हमारे पास 2 तरीके होते हैं। एक होता है रेडियन वैल्यू और एक होता है डिग्री वैल्यू। ये क्लास 11th में आपने अच्छे से सीख लिया होगा, रेडियन वैल्यू, डिग्री वैल्यू। जो रेडियन वैल्यू होती है वो पाई में होती है और जो डिग्री वैल्यू होती है वो नंबरिंग में होती है। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि रेडियन में पाई और डिग्री में 180 डिग्री दोनों ही आपस में इक्वल होते हैं। अब मान के चलो, थोड़ी देर के लिए समझो, अगर मुझे 90 डिग्री चाहिए तो 90 डिग्री कब बना होगा? जब मैंने 180 को 2 से डिवाइड किया होगा। तो अगर मैं भाई पाई को 2 से डिवाइड कर दूं तो क्या 90 डिग्री नहीं बनेगा? बन जाएगा। जैसे मान के चलो थोड़ी देर के लिए मुझे 45 डिग्री चाहिए, तो 45 डिग्री कब बना होगा? जब मैंने 180 को 4 से डिवाइड किया होगा। और मुझे इधर अगर चाहिए तो अगर मैं यहाँ 180 को 4 से डिवाइड कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ भी पाई को किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। इस तरह से आप कोई भी एंगल निकाल सकते हैं। अगर आपको 60 डिग्री चाहिए तो 60 डिग्री के लिए आपको पाई/3 करना पड़ेगा। 30 डिग्री चाहिए तो 30 डिग्री के लिए आपको पाई/6 करना पड़ेगा। मतलब जो भी एंगल चाहिए 180 में किसको डिवाइड करके वो हमें नंबर मिल रहा है, वही नंबर से हम पाई में डिवाइड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा। नहीं, ये रेडियन वैल्यूज हो गई, ये डिग्री वैल्यू हो गई। हमारे यहाँ जो ये चैप्टर है, इस चैप्टर में किस वैल्यू की हमें ज़रूरत पड़ने वाली है? रेडियन वैल्यू की। इसलिए मैंने आपको ये बताना जरूरी समझा। तो रेडियन वैल्यू क्या है आपको समझ में बात आई होगी। आप ध्यान से सुनो, जो एक्सरसाइज 2.1 है, यहाँ हमें क्या करना है? प्रिंसिपल वैल्यू यानी कि मुख्य मान फलनों के निकालने हैं। फलनों की हमें फाइंड आउट करनी है प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यूज़ को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक टेबल है, उस टेबल को हमें पढ़ना है और उस टेबल में जो वैल्यूज़ दी हुई हैं वो हमको लर्न करनी है, यानी याद करनी है। रटना नहीं है, 2-4 बार अगर उसको पढ़ोगे तो अपने आप याद हो जाएगा और उन वैल्यूज़ के आधार पर जो है हम अपनी एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकेंगे। कैसे? ध्यान से देखेंगे। देखो ये है हमारे पास इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये जो लिखा हुआ है ये क्या है हमारे पास? इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो ये 6 के 6 लिखे हुए हैं। और ये जो इधर ब्लैक मार्कर से लिखा हुआ है, ब्लैक पेन से लिखा है, ये क्या है हमारे पास? ये है इनकी रेंज। क्या है इनकी? रेंज। हिंदी में बोलेंगे भाई इनको परिसर। ये इनकी रेंज है यानी इनका परिसर है। मतलब अगर किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू इस रेंज में फंस रही है तो वो उसकी प्रिंसिपल वैल्यू होगी, यानी मुख्य मान होगा। कैसे? ध्यान से समझेंगे। देखो एक क्वेश्चन से हम शुरुआत करते हैं और उसके बाद फिर हमें धीरे धीरे बातें समझ में आएंगी। तो एक्सरसाइज 2.1 और 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हम देखने की कोशिश करेंगे। एक क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से समझना, बाकी सारे क्वेश्चन बहुत ही आसान है। देखो
अच्छा, एक बात मैं क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक बात मैं आपको और बता दूं, ध्यान से समझो। यहां पर बड़ा ब्रैकेट लगा है, यानी कि क्लोज इंटरवल इसको बोलते हैं मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में। यहां पर ओपन इंटरवल लगा है, यानी इसको छोटा ब्रैकेट बोलेंगे। तो कहीं तो क्लोज इंटरवल है, कहीं ओपन इंटरवल है। तो क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल का क्या मतलब होता है, दोनों बातों को समझो। जैसे मान के चलो मेरे पास एक रेंज दी हुई है 3,7 और इंटरवल कौन सा है, क्लोज। एक रेंज मेरे पास है 3,7 और इंटरवल कौन सा है, ओपन। जहां क्लोज इंटरवल होता है उस इंटरवल का मतलब ये होता है कि उस इंटरवल की स्टार्टिंग उसी नंबर से होगी और एंड भी उसी नंबर से होगा। मतलब अगर मैं मान के चलूं कि x बिलोंग्स टू दिस इंटरवल और एक मान के चलूं कि x बिलोंग्स टू दिस इंटरवल, तो इस इंटरवल का मतलब क्या है कि x की जो वैल्यू है वो या तो 7 से छोटी होगी या 7 के बराबर होगी, या दूसरे बात में कहूं कि x की जो वैल्यू है वो या 3 से बड़ी होगी या 3 के बराबर होगी। और इस इंटरवल में बहुत ध्यान से समझना, बारीक सा अंतर है लेकिन समझ में आना चाहिए। इस इंटरवल का मतलब ये है कि x की वैल्यू 7 से छोटी और 3 से बड़ी। देखो यहां पर x की, ये जो छोटा वाला साइन है इसको बोलते हैं इक्वल का साइन। यहां x की वैल्यू 3 के इक्वल भी हो सकती है और 7 के इक्वल भी हो सकती है, लेकिन यहाँ x कभी भी 3 के इक्वल नहीं होगा, x 3 से बड़ा ही होगा, चाहे 3.1 ही क्यों ना सही। यहाँ x की वैल्यू कभी भी 7 के इक्वल नहीं होगी, 7 से छोटी होगी, चाहे वो 6.9 ही क्यों ना सही। दोनों इंटरवलों में अंतर क्या है, समझ में बात आई होगी, ठीक है। क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल की बात खत्म। एक पॉइंट और समझेंगे, ध्यान से देखो, कॉस और सेक, कॉस और सेक, ध्यान से दिख रहा है भाई क्या, कॉस और सेक। कॉस की रेंज है 0, पाई और कौन सा इंटरवल है, क्लोज इंटरवल। सेक की रेंज है 0, पाई और कौन सा इंटरवल है, क्लोज इंटरवल। लेकिन सेक की रेंज में से π/2 हटाया गया है। क्यों हटाया गया, इस बात का मतलब क्या है कि सेक की रेंज में 0 से लेकर और 180 तक सभी एंगल, सभी वैल्यूज शामिल हैं, लेकिन 90 डिग्री शामिल नहीं है। इसी तरह कॉसेक की रेंज में -90 से +90 तक की सारी वैल्यू शामिल हैं, लेकिन 0 डिग्री शामिल नहीं है। क्यों नहीं है, इस बात को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखो हम जानते हैं, क्लास 10th में हमने पढ़ा है कि साइन थीटा की वैल्यू होती है 1/cosec थीटा, और हाँ या ना, सेक थीटा की वैल्यू होती है हमारे पास 1/cos थीटा, होती है नहीं होती है। अगर मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ 0 डिग्री की बात करूं, साइन 0 डिग्री, और अगर यहाँ 0 डिग्री आएगा तो यहाँ भी 0 डिग्री आएगा। अब ध्यान से देखना, अगर साइन 0 तो ये रहा और 1/, यानी कि ऐसे समझो साइन 0 तो ये रहा, और इसको मैं थोड़ी देर के लिए ऐसे भी लिख सकता हूँ, साइन थीटा बराबर 1/cosec थीटा होता है, या दूसरे शब्दों में ऐसे लिख लो भाई साहब कि cosec थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा। बात एक ही है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो अगर मैं यहाँ पर 0 डिग्री करूंगा और यहाँ पर 0 डिग्री करूंगा, ध्यान से देखो, साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0, और 1/0 का मतलब क्या होता है, नॉट डिफाइन। 1/0 का मतलब होता है नॉट डिफाइन, मतलब मैथमेटिक्स में आज तक 0 से डिवीजन पे कोई चर्चा ही नहीं करी गई है। किसी भी नंबर को हम 0 से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमेशा नॉट डिफाइन आएगा। सेम कंडीशन यहाँ पर देखो, कॉसेक किस पे हट रहा था, 0 डिग्री पे। क्यों हट रहा है, बात मैंने समझाने की कोशिश करी। सेक किस पर हट रहा है, 90 डिग्री पर। क्यों हट रहा है, मैं बताने की कोशिश करूंगा। थीटा की जगह कौन सा एंगल लेना है, π/2। थीटा की जगह मैंने कौन सा एंगल लेना है, π/2। अब ध्यान से देखेंगे, 1/cos π/2 की वैल्यू होती है 0, तो इसकी वैल्यू 0। क्या सेम कंडीशन बन गई, यहाँ भी 1/0, यहाँ भी 1/0, और 1/0 की वैल्यू मैंने क्या बताया था, नॉट डिफाइन। यानी कि सेक हो या कॉसेक हो, ये π/2 पर और 0 डिग्री पर डिफाइन ही नहीं होते हैं। तो अगर ये डिफाइन नहीं होते हैं तो क्या इन दोनों ही एंगल्स पर इनकी प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करना पॉसिबल है, नहीं है, नहीं है। इसी वजह से सेक की रेंज में से π/2 हटाया जाता है और कॉसेक की रेंज में से 0 हटाया जाता है। बात क्लियर हुई नहीं हुई, क्लोज इंटरवल क्लियर हो गया, ओपन इंटरवल क्लियर हो गया। सेक में से π/2 क्यों हटाया, कॉसेक में से 0 डिग्री क्यों हटाया, ये बात क्लियर हो गई। और ये इनकी रेंज, एक बार रेंज को हम थोड़ा ध्यान से देख लेंगे। साइन की रेंज -π/2 से π/2 बड़ा ब्रैकेट, कॉस की रेंज 0 से π बड़ा ब्रैकेट, टेन की रेंज -π/2 से π/2 छोटा ब्रैकेट, कॉट की रेंज 0 से π छोटा ब्रैकेट, सेक की रेंज 0 से π और π/2 हट जाएगा बड़ा ब्रैकेट, और कॉसेक की रेंज -π/2 से π/2 बड़ा ब्रैकेट और 0 हट जाएगा। समझने की बात क्या है, समझने की बात ये है, देखो याद करना बहुत आसान है, खाली 2 का याद कर लो, साइन का और कॉस का याद कर लो। साइन का याद हो गया, टेन का वही होगा, बस ब्रैकेट चेंज। कॉसेक का वही होगा, बस ब्रैकेट सेम रहेगा और 0 हट जाएगा। कॉस का याद कर लिया,
तो कॉट का वही होगा, बस ब्रैकेट चेंज, और सेक का भी वही होगा, बस π/2 हट जाएगा। तो कोशिश करता हूँ ये आपको याद रहेगा, 2-4 बार पढ़ेंगे ना तो एकदम क्लियर हो जाएगा, फिर इसमें कोई दिक्कत नहीं रहेगी। अब हम 1-2 क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं, बहुत ध्यान से समझेंगे। देखो पहला क्वेश्चन हम इस एक्सरसाइज का स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की बुक है, इसे आप देख सकते हैं, और एनसीईआरटी की बुक से हम स्टार्ट करेंगे, और बेस्ट किताब है एनसीईआरटी। अगर इसको आपने एक बार लगा लिया पूरी किताब को तो बहुत ही बेहतर रहेगा, और मतलब इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि यहाँ हम सिर्फ और सिर्फ बोर्ड एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई करेंगे। हमारा टारगेट है कि बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लाना, और मैं भी सही सलामत लेके आया हूँ। मेरे भी 100 में से 94 मार्क्स हैं इन मैथमेटिक्स क्लास 12th, तो सिर्फ एनसीईआरटी की वजह से, और आप भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं, तो कोशिश करेंगे हम समझने की। देखो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, साइन इनवर्स और माइनस का 1/2। अब देखो साइन इनवर्स माइनस 1/2 पहला क्वेश्चन है, और इसी एक्सरसाइज का एक बार मैं 5वां क्वेश्चन भी लिख ले रहा हूँ। दोनों क्वेश्चन में क्या अंतर रहेगा वो आपको साथ साथ क्लियर होता चलेगा। तो -1/2 यानी साइन इनवर्स -1/2 और कॉस इनवर्स -1/2, इन दोनों ही क्वेश्चन को करने से पहले हम कुछ बातों पे डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर आपको ये एक्सरसाइज और भी आसान लगने लगेगी। जैसे ही आप अपनी एनसीईआरटी की बुक उठाएंगे, और ये बुक मेरे पास हिंदी की है, आप इंग्लिश वाली उठाएंगे तो वो सेम, मैथ में कोई लैंग्वेज नहीं होती, चाहे हिंदी हो इंग्लिश हो, मैथ होती है। आगे हम बढ़ेंगे तो इस एक्सरसाइज में, यानी हम जब नेक्स्ट पेज पे जाएंगे तो वहाँ हमारे पास ये 3 फॉर्मूले तो ऊपर लिखे हुए हैं, और उसके बाद में 3 और 3 6 फॉर्मूले नीचे लिखे हैं। ये 6 फॉर्मूले मैं यहाँ एक बार लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, और फिर आपको ये बहुत अच्छे से बात समझ में आएगी। कौन कौन से 6 फॉर्मूले, थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। पहला फॉर्मूला, साइन इनवर्स -x, टेन इनवर्स -x और कॉसेक इनवर्स -x। ध्यान से देखो, साइन इनवर्स -x की वैल्यू होती है माइनस साइन इनवर्स x, टेन इनवर्स -x की वैल्यू होती है माइनस टेन इनवर्स x, और कॉसेक इनवर्स -x की वैल्यू होती है माइनस कॉसेक इनवर्स x। 3 फॉर्मूले ये हो गए। 3 और देखो ध्यान से, कौन सा, एक है कॉस इनवर्स -x, कॉट इनवर्स -x और सेक इनवर्स -x। 3 फॉर्मूले ये। इस यहाँ देखो इन दोनों में अंतर क्या है, 3 का सेट ये, 3 का सेट ये। पहले 3 फॉर्मूलों में जो माइनस एंगल के साथ दिया था वो माइनस कहाँ आ गया, फंक्शन के बाहर आ चुका है। यहाँ जो एंगल का माइनस है उस माइनस को हम क्या करेंगे, फंक्शन के बाहर नहीं लिखेंगे। फंक्शन के बाहर तो आएगा ही आएगा, लेकिन कैसे आएगा, यानी कॉस इनवर्स -x की वैल्यू होती है पाई माइनस कॉस इनवर्स x। इसी तरह कॉट इनवर्स x की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस वाले की पाई माइनस कॉट इनवर्स x। इसी तरह सेक की वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई माइनस सेक इनवर्स x। क्या समझ में बात आई? फिर सुन लो इस बात को बहुत ध्यान से कि साइन टेन और कॉसेक, साइन टेन कॉसेक, साइन टेन कॉसेक, साइन टेन कॉसेक, इन तीनों में जो एंगल के साथ माइनस है वो फंक्शन के बाहर आ जाएगा। बात क्लियर? अगर साइन टेन कॉसेक इधर निकल गए तो बच कौन गया, कॉस कॉट और सेक। इनमें जो एंगल के साथ माइनस होगा वो फंक्शन के बाहर नहीं आएगा, बल्कि पाई में से पूरा फंक्शन ही माइनस हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई होगी। अब हम अपने क्वेश्चनों पे शुरुआत करते हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इन फॉर्मूलों को ध्यान से समझेंगे, आपकी बुक में तो है ही है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो दोनों ही क्वेश्चन को समझने की करो कोशिश। पहला क्वेश्चन ये है, देखो अभी हमने पढ़ा, क्या पढ़ा कि सिंस साइन इनवर्स -x की वैल्यू क्या माइनस साइन इनवर्स होगी भाई। अभी हमने पढ़ा कि साइन में जो एंगल का माइनस होता है वो फंक्शन के बाहर आ जाएगा। तो अगर माइनस बाहर आ जाएगा तो क्या होने वाला है, देखो साइन इनवर्स माइनस, यही तो x लिखा हुआ है, तो ये वाला माइनस कहाँ पर आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात यहाँ तक? कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आगे बढ़ते हैं, देखो ध्यान से, माइनस ये रहा हमारे पास साइन इनवर्स। अब हमें ये सोचना है कि जो 1/2 है वो साइन में कितने डिग्री की वैल्यू होती है। बस यही बात जो याद करो, क्लास 10th 8.2 एक्सरसाइज, उससे पहले आपको एक टेबल पढ़ाई जाती थी और उस टेबल में साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये सारी वैल्यू हमको सिखाई जाती थी। वही टेबल की यहाँ जरूरत है। अब सोचो कि साइन में 1/2 कितने डिग्री की वैल्यू होती है,
कितने डिग्री की वैल्यू होती है, साइन में 1/2 होती है 30 डिग्री की वैल्यू। और 30 डिग्री को, अब हमें डिग्री नहीं लिखना है भाई, फिर सुन लो ध्यान से, डिग्री क्यों नहीं लिखना है, क्योंकि रेंज जितनी भी है वो सब रेडियन में दी हुई है, तो मुझे डिग्री ना लिख करके किस में लिखनी है अपनी वैल्यू, रेडियन में। और मैं पहले ही बता चुका हूं कि जो डिग्री है, डिग्री को रेडियन में कैसे चेंज करते हैं, ये आप इधर देख लो। तो 30 डिग्री साइन में 1/2 किसकी वैल्यू, 30 डिग्री की, और 30 डिग्री को रेडियन में कैसे लिखेंगे, π/6। तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूं, यानी 1/2 को मैं क्या लिख सकता हूं, साइन π/6 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। अब ध्यान से देखना, साइन इनवर्स और साइन ये जस्ट एक दूसरे के उल्टे होते हैं। प्रतिलोम का मतलब ही उल्टा होता है, रेसिप्रोकल, अपोजिट इसका मतलब होता है। तो साइन इनवर्स और साइन एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ये आपका रहा माइनस और ये रहा आपका π/6। तो हमने इस फंक्शन को साइन इनवर्स -1/2 को हमने सॉल्व किया और सॉल्व करके वैल्यू कितनी आ गई, -π/6। अब हमें ये चेक करना है कि क्या -π/6 साइन की रेंज में बिलोंग करता है या नहीं करता है। तो अब ध्यान से देखो कैसे चेक करेंगे हम, चूंकि -π/6 बिलोंग्स टू -π/2, π/2, यानी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो -π/6 का मतलब बताओ क्या होगा, -30 डिग्री। अब खुद सोचो, क्या माइनस, ये इधर देखो, इधर ये हमारे नंबर लाइन है, यहाँ पर होगा 0, यहाँ पर कहीं पर होगा -90 और यहाँ कहीं पर होगा +90। तो क्या इससे -90 से और 0 के बीच में क्या कहीं पर -30 डिग्री होगा, नहीं होगा भाई, होना चाहिए भाई। 0 से इधर आओगे तो -1 2 3 4 -30 -40 -50 60 90, यानी -30 तो यहाँ कहीं फंस रहा होगा। मतलब ये जो वैल्यू निकल करके आई है, ये साइन के इंटरवल में फंस रही है, नहीं फंस रही है, फंस रही है। तो हम क्या लिख देंगे, इसलिए लास्ट में हम क्या लिख देंगे, इसको मैं साफ कर दे रहा हूँ, इसको आपने नोट कर लिया होगा। लास्ट में हम क्या लिख देंगे, इसलिए, यानी देयरफॉर द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/2 इक्वल टू माइनस का π/6। और यही हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। कैसे क्या कर दिया हमने, एक बार और समझ लें। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, सुनो भाई ध्यान से, सब लोग ध्यान से इधर देखो, क्या कहना चाह रहा हूँ, फिर सोचो क्या है, कॉस। और कॉस में अगर एंगल के साथ माइनस होता है तो हमको क्या करना पड़ता है, वही फॉर्मूला जो अभी यहाँ 3 लिखवाए थे, याद करो कौन सा फॉर्मूला था, कॉस इनवर्स -x की वैल्यू होती है π - कॉस इनवर्स x, हाँ या ना, π - कॉस इनवर्स x। अब देख लो, यही फॉर्मूला अप्लाई कर दो। क्या लिखा हुआ है, कॉस इनवर्स माइनस इतना, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, पाई माइनस और कॉस इनवर्स, और x की वैल्यू कितनी है 1/2, तो मैं इसकी जगह लिख दूंगा 1/2, हाँ या ना, बात खत्म। आगे सॉल्व कर लो, ये रहा पाई माइनस, ये रहा हमारे पास कॉस इनवर्स। अब हमें फिर वही सोचना है कि 1/2 कॉस में कितने की वैल्यू होती है, तो 1/2 कॉस में वैल्यू होती है कॉस 60 की वैल्यू। लेकिन क्या हम यहाँ 60 डिग्री लिखेंगे, नहीं, हमको क्या लिखना है, रेडियन वैल्यू। तो हम इसको 1/2 को cos 60 तो लिखेंगे, लेकिन cos 60 को कैसे लिखेंगे, cos 60 का मतलब होता है π/3। क्या बात इतनी समझ में आ रही है, ठीक है। आगे हम बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, पाई माइनस cos से cos कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा π/3। अब इनका एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा 3, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 3π माइनस का पाई, तो 3π में से पाई गया, कितना हो जाएगा 2π/3। हमारे पास जो वैल्यू निकल करके आई वो 2π/3 आई, 2π/3। अब 2π/3 इस फंक्शन की प्रिंसिपल वैल्यू है या नहीं है, ये हमको कौन बताएगा, कॉस की रेंज। बताओ भाई कॉस की रेंज कितनी होती है, 0 से पाई। अब देख लो 0 से पाई का मतलब होता है 0 से 180 डिग्री, और 2π/3 का मतलब होता है 120 डिग्री। तो खुद सोचो क्या 0 ये रहा और 180 डिग्री ये रहा, तो क्या इसके बीच में कहीं 120 डिग्री नहीं फंस रहा होगा, फंस रहा होगा, नहीं फंस रहा होगा। तो सिंपल सी बात है कि सिंस 2π/3 बिलोंग्स टू 0 to π, तो हम लास्ट में क्या लिख देंगे, देयरफॉर द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स -1/2 इक्वल टू 2π/3। क्या दोनों क्वेश्चन समझ में आए, किस तरीके से हमें काम करना है, ये बात तुम्हें समझ में आई भाई, नहीं आई। उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी। अभी हम और क्वेश्चन करेंगे, पूरी एक्सरसाइज आज हम खत्म कर देंगे, बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है और देखेंगे फिर इनको एक बार देख लो इसके, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं इस एक्सरसाइज का, और ये मैं साफ कर दे रहा हूँ, रेंज तो आपने देख ही ली होंगी। अब हम आगे की ओर अपनी बात बढ़ाते हैं। अब देखो कितना आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान। सोचो भाई, क्या इसमें माइनस लगा है एंगल में,
नहीं लगा है, माइनस नहीं लगा है, तो हमारा काम और भी आसान है, कॉस इनवर्स। अब हमें सिर्फ इतना सोचना है कि √3/2 कॉस में कितने डिग्री की वैल्यू होती है। तो √3/2 कॉस में वैल्यू होती है 30 डिग्री की, और 30 डिग्री को रेडियन में भैया कैसे लिख सकते हैं, π/6। क्या कॉस से कॉस कैंसिल, अगर कॉस से कॉस कैंसिल तो कितना बचा, π/6। अब खुद सोचो क्या π/6 जो है, खुद सोचो π/6 बिलोंग करता है कॉस की रेंज में 0 से 180 डिग्री। π/6 का मतलब होता है 30 डिग्री, कॉस की रेंज है 0 से 180 डिग्री। तो 0 से 180 डिग्री के बीच में 30 डिग्री आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो अगर आएगा तो सिंपल सी बात है, फाइनल क्या लिख देंगे, इसलिए क्या लिख देंगे, इसलिए द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स √3/2 इक्वल टू π/6। आंसर हो गया। मतलब देख लो कितने आसान लेवल के क्वेश्चन है, इतने सरल क्वेश्चन देने से बालक की बेइज्जती हो जाती है। आगे बात करेंगे कोसेक इनवर्स 2, बहुत आसान सवाल, कैसे सॉल्व करेंगे भाई। चौथा सवाल कोसेक इनवर्स 2, क्या कहीं माइनस लगा है, नहीं लगा है, माइनस नहीं लगा तो काम और आसान है। क्या करेंगे हम, कोसेक इनवर्स। अब सोचो 2 कितने की वैल्यू है, 2 जो है वो कोसेक में कितने की वैल्यू है। एक बात और बताऊं कि यहां पर हमने √3/2 जो है, यही क्यों सोच रहे हैं कि कॉस में कितने की वैल्यू है, इसलिए सोचना पड़ता है बाहर जो भी फंक्शन होगा अंदर तुम्हें वही फंक्शन बनाना पड़ेगा जिससे कॉसेक से कॉसेक कटेगा। जैसे बाहर अगर कॉस इनवर्स था तो हमने अंदर कॉस बनाया, अगर हम अंदर साइन बना देते तो क्या कॉस और साइन कभी कट पाते, नहीं कटते, और कॉम्प्लिकेटेड मामला हो जाता, कट तो जाते लेकिन मामला हो जाता कॉम्प्लिकेटेड। तो यही तरीका है कि कॉसेक इनवर्स अगर बाहर है तो अंदर कॉसेक इनवर्स ही बनाओ। कैसे बनाएंगे, ध्यान से समझो कैसे बनाएंगे। साइन में 1/2 कितने की वैल्यू होती है, 30 डिग्री की, तो भाई कॉसेक में ये वैल्यू भी कितने डिग्री की हो जाएगी, 30 डिग्री की। वैल्यू आपको याद होनी ही चाहिए, और 30 डिग्री का मतलब होता है भाई कितना, 30 डिग्री का मतलब होता है π/6। और सुनो फिर, कॉसेक से कॉसेक कैंसिल, कितना बचा, π/6। अब क्या π/6 जो है वो कॉसेक की रेंज में बिलोंग करता है। कॉसेक की रेंज कितनी होती है, -π/2 से π/2, और 0 डिग्री को यहाँ से हटाया जाता है। क्यों हटाया जाता है, अभी मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया। तो -π/6 से, यानी सॉरी π/6 बिलोंग कर रहा है इस रेंज में, तो अगर ये बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब इसकी प्रिंसिपल वैल्यू कितनी हो जाएगी, π/6। यही हमारे क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बहुत आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, फटाफट समझते रहेंगे, छोटी एक्सरसाइज है, निपटा देंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे। चौथा क्वेश्चन है tan इनवर्स -√3। ये कौन सा क्वेश्चन था, चौथा हो गया। नंबरिंग गलत हो गई है, इन पीछे वाले 2 क्वेश्चनों में नंबरिंग गलत हो गई, उसे आप एक बार सही कर लेंगे। चौथा क्वेश्चन अब होगा, चौथा क्वेश्चन है tan इनवर्स -√3। नंबरिंग सही कर लेंगे, किताब तो सबके पास होगी भाई, ठीक है। माइनस है माइनस होने के कारण, और tan में अगर एंगल के साथ माइनस दिया है तो क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है, बता ही चुका हूं मैं, हाँ या ना, बाहर आ गया। तो हम क्या लिखेंगे, माइनस, और यहाँ कितना बचेगा, tan इनवर्स। इसको मैं क्या लिख दूंगा, √3। सोचो tan में कितने की वैल्यू होती है, √3 tan 60 की वैल्यू होती है, tan 60 को लिखते हैं π/3। और अगर इसको हम π/3 लिखेंगे तो tan से tan कैंसिल, कितना बचा, -π/3। अब सोच लो कि -π/3 क्या बिलोंग करता है tan की रेंज में। tan की रेंज कितनी होती है, -π/2 से π/2। बोलो एक बार, tan की रेंज कितनी होती है, -π/2 से π/2। तो अगर -π/3 tan की रेंज में बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू है वो कितनी है, इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू है कितनी है, बोलो, -π/3। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। चौथा क्वेश्चन हो गया। 5वां मैं करा ही चुका हूँ, छठा क्वेश्चन देख लो भाई, फटाफट सारे क्वेश्चन देख लेंगे एक बार, पूरी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। tan इनवर्स -1। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्या एंगल के साथ माइनस है, क्या एंगल के साथ माइनस है, तो माइनस हमारा कहाँ जाएगा, बाहर। माइनस अगर बाहर आया तो कितना जाएगा, tan इनवर्स, अंदर कितना बचेगा, 1। अब फिर सोचो कि tan में जो 1 है वो कितने डिग्री की वैल्यू, 45 डिग्री, और 45 को क्या लिख सकते हैं, π/4। tan से tan कैंसिल, कितना बचा, माइनस का π/4। अब सोच लो क्या कि माइनस का π/4 क्या बिलोंग करता है tan की रेंज में, बिलोंग करेगा, तो -π/4 बिलोंग टू कितना, π/2 से π/2। तो इसलिए इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो कितनी है, माइनस का π/4। आंसर, कितने आसान सवाल है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 7वां देख लेंगे। क्या है, सेक इनवर्स 2/√3। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, सेक इनवर्स, अंदर अब हमें सेक बनाना है, तो ये कितने की वैल्यू होती है, सेक में ये वैल्यू होती है, अगर कॉस में
30 डिग्री की वैल्यू है तो सेक में भी 30 डिग्री की वैल्यू, 30 डिग्री को π/6 लिख सकते हैं। तो सेक से सेक कैंसिल हो जाएगा, क्या π/6 बचेगा? और अगर π/6 बचेगा तो हम जानेंगे क्या, चूंकि π/6 बिलोंग करता है सेक की रेंज में, और सेक की रेंज कितनी होती है 0 से पाई, और माइनस का π/2 होना चाहिए बाहर, हाँ या ना? तो ये हम क्या लिखेंगे कि ये वाली जो वैल्यू है इसकी रेंज में फंस रही है, तो इसलिए क्या लिखना है हमें, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ सेक इनवर्स 2/√3 इक्वल टू कितना होना चाहिए, π/6। क्या हमारा ये आंसर है? गुड। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। बहुत छोटे छोटे सवाल हैं, जल्दी जल्दी देख लेंगे। क्वेश्चन है कॉट इनवर्स √3। कॉट इनवर्स √3 की हम बात करेंगे, तो क्या एंगल के साथ माइनस दिया हुआ है? नहीं दिया है, एंगल के साथ माइनस नहीं दिया है। तो अगर एंगल के साथ माइनस नहीं है तो हमारा काम और आसान है। अब ये सोचना है कि जो √3 है वो कॉट में कितने की वैल्यू होती है, वो होती है कॉट में 30 डिग्री की वैल्यू, और 30 डिग्री को लिख सकते हैं π/6। कॉट से कॉट कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, π/6। और चूंकि π/6 बिलोंग करता है किसमें, कॉट की रेंज में। भाई सोचने वाली बात है कि 0 से 180 डिग्री के बीच में 30 डिग्री आएगा, तो आएगा। तो अगर आएगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू कितनी है, π/6। और यही हमारे क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और देख लेंगे, यहाँ जगह है अभी। क्वेश्चन नंबर 9th क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है, कॉस इनवर्स -1/√2। तो क्या एंगल के साथ माइनस है? तो एंगल के साथ अगर माइनस है तो माइनस कहाँ जाएगा, बाहर आ जाएगा। और है क्या, कॉस। तो कॉस में अगर एंगल के साथ माइनस होता है तो हम उसको लिखेंगे पाई माइनस कॉस इनवर्स x, और x का काम कर रहा है 1/√2, हाँ या ना? आगे सॉल्व करेंगे। ये रहा हमारा पाई माइनस ये रहा कॉस इनवर्स। अब देखो ये रहा हमारा कॉस, और 1/√2 कॉस में वैल्यू होती है 45 डिग्री की, यानी कि π/4। कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा पाई, माइनस कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, π/4 बचेगा। एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे तो 3π/4 बचा, और 3π/4 कितने की वैल्यू होती है, यहाँ अगर नहीं समझ आ रहा है तो सॉल्व कर लो। 3 × 180 × 4, 4 से इसको काटेंगे तो कितनी बार, 4 चौक 16, 4 पंजे 20 और 4 तियाँ 12, यानी 135 डिग्री आया। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि 3π/4 की वैल्यू 135 डिग्री, और कॉस की रेंज कितनी होती है बताओ एक बार, कॉस की रेंज होती है कितनी, बड़े ब्रैकेट में 0 से पाई, यही होती है ना। कॉस की रेंज होती है बड़े ब्रैकेट में 0 से पाई, और हमारा कितना निकला है, यानी 0 से 180 डिग्री कॉस की रेंज, और हमारा निकला है 135 डिग्री। तो क्या 0 से 180 डिग्री के बीच में 35 डिग्री 135 डिग्री आएगा, नहीं आएगा? आएगा। तो अगर आएगा तो हम क्या लिख देंगे, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स -1/√2 इक्वल टू कितना निकल गया है, 3π/4। क्या यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है? बस खत्म। लास्ट क्वेश्चन, कॉसेक इनवर्स -√2। तो इसको खुद करने की कोशिश करेंगे। 9 क्वेश्चन मैंने करा दिए, उसके बाद 11, 12, 13, 14 4 क्वेश्चन और करा दे रहा हूँ, और एक्सरसाइज हो जाएगी फिनिश, ठीक है। इसका 10वां क्वेश्चन खुद करेंगे, और अगर किसी को समझ नहीं आएगा क्लास वाले बच्चे करके लाएंगे, अगर बाकी समझ नहीं आएगा तो कमेंट में बता देना, उसे भी सॉल्व करा दूंगा मैं। क्वेश्चन नंबर 11वां क्वेश्चन देख लेंगे भाई। 11वां क्वेश्चन कुछ नहीं है, बस जो अब तक हमने 1 से लेकर 10 तक के क्वेश्चन किए हैं उन्हीं क्वेश्चनों को जोड़ दिया गया है, यानी 2-3 क्वेश्चन एक साथ दे दिए हैं तो क्वेश्चन नंबर 11 बन गया। जैसे देखो एक बार क्या कहना चाह रहा है, कहना चाह रहा है tan इनवर्स 1, फिर कहना चाह रहा है प्लस cos इनवर्स -1/2, और फिर कहना चाह रहा है प्लस sin इनवर्स -1/2। अब खुद सोचो एक बार, सब लोग देखेंगे क्या tan इनवर्स 1 जो ये वाला क्वेश्चन है, tan इनवर्स 1 -1 वाला क्वेश्चन तो छठा क्वेश्चन है, sin इनवर्स -1/2 सिर्फ इतने की बात करेंगे तो एक्सरसाइज का पहला ही क्वेश्चन है, सिर्फ इतने की बात करेंगे एक्सरसाइज का 5वां ही क्वेश्चन है। मैंने पहला भी कराया, 5वां भी कराया, उन सबको आपस में ऐड कर दिया गया। कैसे किया गया, देखो कैसे करेंगे काम। ये रहा tan इनवर्स, बेसिक हमें पता है तो हमें घबराने की जरूरत नहीं है। ये रहा हमारा tan इनवर्स, 1 को tan में तोड़ो, कैसे तोड़ देंगे, tan 45 की वैल्यू तो 1 होती है, और 45 को हम लिख सकते हैं π/4। इतनी बात क्लियर हो गई। प्लस क्या cos के एंगल में माइनस दिया है, तो cos के एंगल में अगर माइनस होता है तो हम पाई माइनस cos लिखते हैं भाई, नहीं लिखते हैं, ठीक हो गया। क्या साइन के एंगल में माइनस दिया है, और साइन के एंगल में माइनस होता है तो माइनस कहाँ पर आ जाता है, माइनस आ जाता है बाहर, यानी साइन इनवर्स 1/2 हो जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे, tan से tan कट जाएगा, कितना बचेगा π/4, प्लस ये रहा हमारे पास पाई
माइनस ये रहा हमारे पास कॉस इनवर्स और ये रहा कॉस। अब 1/2 कॉस में कितने की वैल्यू होती है? 1/2 कॉस में वैल्यू होती है 60 डिग्री की, और 60 डिग्री को हम लिख सकते हैं 60 डिग्री को π/3। बात क्लियर हो रही है? ये रहा हमारा माइनस, ये रहा हमारे पास कितना साइन इनवर्स, और ये वैल्यू होती है 30 डिग्री की, और 30 डिग्री को भाई साहब क्या लिख सकते हैं? π/6। अब देखो ये रहा हमारे पास कितना π/4, ये कितना रहा पाई, क्या कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा माइनस का π/3, माइनस साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, कितना बचा π/6। सबका एलसीएम ले लो, एलसीएम इनका कितना आ जाएगा 12, 12 आ जाएगा एलसीएम, 4 तियाँ 12 यानी कि 3 पाई, यहाँ हो जाएगा 12 पाई, माइनस का 3 चौक और 6 दूनी, तो यहाँ से हमारे पास कितना हो जाएगा 12 और 3 15, 4 और 2 6, 15 में से 6 चले गए तो 9, यानी 9π/12, और इसको सॉल्व कर लेंगे 3 तियाँ 9, 3 चौक 12, यानी 3π/4 हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। क्या बात समझ में आई कि नहीं? यस सर। बात क्लियर है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। अगर नहीं कोई बात समझ आ रही है तो वीडियो को पीछे करके देख लेना, और फिर भी नहीं समझ आ रहा है तो कमेंट कर देना, दोबारा सॉल्व करा दूंगा मैं। हालांकि क्वेश्चन उस लेवल के नहीं है जो दोबारा की जरूरत पड़े, सब समझदार बच्चे हैं। क्वेश्चन है कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। अब देखो कितना आसान क्वेश्चन है, कुछ है ही नहीं इसमें। कैसे सॉल्व करेंगे? ये रहा हमारे पास कॉस इनवर्स, 1/2 का मतलब होता है कॉस। अभी हमने देखा कॉस में 1/2 किसकी वैल्यू होती है? 60 की, और 60 को हम क्या लिख सकते हैं? π/3। ठीक है, ये रहा प्लस का 2, ये रहा हमारे पास साइन इनवर्स, और साइन में 1/2 कितने की वैल्यू होती है? 30 डिग्री की, 30 को क्या लिख सकते हैं? π/6। अब देखो कॉस से कॉस कैंसिल, क्या π/3 बचा? ये रहा हमारे पास 2, क्या साइन से साइन कैंसिल, क्या π/6 बचा? तो इससे काट देंगे 3 हो जाएगा, कितना बचेगा? π/3 और प्लस का π/3, तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे 2π/3, और ये हमारा आंसर रहेगा। जब भी किसी भिन्न में हर समान होता है तो सिर्फ अंश जोड़े जाते हैं। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अगर किसी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेम होता है तो सिर्फ और सिर्फ न्यूमरेटर ऐड करे जाते हैं, और वही हमारा आंसर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11-12 हो गया। क्वेश्चन नंबर 13वां क्वेश्चन बहुत मजेदार सवाल है। देखो लॉजिकल क्वेश्चन है, यहाँ बात मतलब कंसेप्ट क्लियर होगा तभी क्वेश्चन नंबर 13 हम कर पाएंगे। देखो क्या कहना चाह रहा है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। कभी मतलब पेपर में इस तरह के क्वेश्चन आना शुरू हो चुके हैं। 2018 से उत्तराखंड बोर्ड में ऑप्शन के भी क्वेश्चन आते हैं। 5 क्वेश्चन शुरू के 1 से लेकर 10 तक के सवाल होते हैं, 1-1 नंबर के। उन 10 क्वेश्चनों में 5 क्वेश्चन होते हैं ऑप्शनल, टिक मार सवाल होते हैं। तो उन टिक मार क्वेश्चन में इस तरीके का क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है, और क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। देखो ध्यान से समझना, साइन इनवर्स x बराबर बाई, और इसके 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है भाई कि 0 और पाई। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास, ध्यान से समझना, दूसरा ऑप्शन है -π/2 बाई और π/2। तीसरा ऑप्शन है हमारे पास 0 इज लेस देन बाई लेस देन पाई, और चौथा ऑप्शन है हमारे पास -π/2 से ग्रेटर है बाई, इससे ग्रेटर है π/2। अब सोचो बाई की क्या वैल्यू होनी चाहिए, थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत है। देखो अभी हमने जस्ट 1 मिनट पहले पढ़ा, क्या पढ़ा? वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैंने यहाँ पर एक टेबल बनाई थी, उस टेबल को याद करो। मैंने कहा कि भाई साइन की रेंज पता कितनी होती है? साइन की रेंज होती है -π/2 से π/2, हाँ या ना? और अगर साइन की रेंज -π/2 से π/2 है, और अगर कोई भी एंगल बाई, मान लो कोई एंगल बाई है, बाई किसको बिलोंग कर रहा है? बाई बिलोंग कर रहा है, इसको अगर बिलोंग कर रहा है। और साथ ही साथ दूसरी बात समझने वाली यह है कि यहाँ पर इंटरवल कौन सा है? क्लोज इंटरवल है। तो जो बाई की वैल्यू है वो इस π/2 से एक तो बड़ी होनी चाहिए और इसके बराबर भी हो सकती है, और बाई की वैल्यू इस π/2 के इससे छोटी भी हो सकती है और इसके बराबर भी हो सकती है। याद करो जो मैंने स्टार्टिंग में 3,7 वाला एक एग्जांपल दिया था कि अगर यहाँ बड़ा ब्रैकेट लगेगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी, छोटा ब्रैकेट लगेगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी। तो जैसे ही बाई अगर इस ब्रैकेट को बिलोंग करेगी तो क्या बाई की वैल्यू जो है इस रेंज में नहीं होनी चाहिए? अगर बाई की वैल्यू इस रेंज में होनी चाहिए तो देख लो ये वाला हमारा कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 2। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। क्या समझ में बात आई कि यही वाला आंसर क्यों हुआ? इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, और उसको हम देखने की
कोशिश करेंगे। उसके बाद ये एक्सरसाइज हमारी फिनिश हो जाएगी। कल हम एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करेंगे और उससे पहले कुछ फॉर्मूलों पे डिस्कस करेंगे। कुछ मतलब 6-7 फॉर्मूले हैं, पहले मैं उनको प्रूफ करना सिखाऊंगा कि वो फॉर्मूले कैसे आए, और उसके बाद हम एक्सरसाइज पे देखेंगे, और हो सकता है तो कल ही हम कुछ एक एग्जाम्पल पे भी बात कर लें। लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 14। देखो भाई, क्वेश्चन है tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2। बहुत आसान सवाल। देखो कंसेप्ट अगर क्लियर है तो कोई भी क्वेश्चन फिर टफ या कठिन नहीं होता है, सब आसान होते हैं। देखो क्या tan के साथ माइनस लगा है? नहीं। अगर माइनस नहीं लगा है तो सीधे सीधे tan इनवर्स। अब ये सोच लो कि √3 जो है वो tan में कितने की वैल्यू होती है? 60 डिग्री की। और 60 डिग्री को भैया क्या लिख सकते हो? π/3। क्या लिख सकते हैं? π/3। अगर इसको π/3 लिख सकते हैं तो ये हमारा कितना हो जाएगा? sec इनवर्स। अच्छा, यहाँ थोड़ी देर समझने की बात है। देखो जब भी माइनस लगे तो तुरंत वहाँ सतर्क हो जाओ। जैसे घोड़ा चलता है सड़क पे तो घोड़ा कान बदलता रहता है खतरे की चीज़ों को देख के, वैसे ही गणित में, मैथमेटिक्स में माइनस को देख के घोड़े की तरह कान बदलना सीखो। माइनस पूरे क्वेश्चन का सर्वनाश करके रख देता है। जैसे ही माइनस आया मैंने ब्रैकेट लगा लिया, अब जो भी काम होगा वो अंदर होगा। माइनस की मैं बाद में मल्टीप्लाई कराऊंगा। कैसे कराऊंगा? देखो sec इनवर्स -2, इसको मैं सॉल्व करूंगा पाई माइनस और sec इनवर्स 2। अभी हमने देखा कि sec इनवर्स -x की वैल्यू होती है पाई माइनस sec इनवर्स x। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखो tan से tan कैंसिल, यहाँ बचेगा π/3 माइनस, फिर सोचो ये रहा हमारे पास पाई माइनस। अब sec में 2 की वैल्यू कितनी होती है? यानी अगर मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं कहना चाह रहा हूँ कि sin 1/2 की वैल्यु होती है 30 डिग्री, तो cos में ये वैल्यू हो जाएगी 60 की। अगर cos में 60 की वैल्यू है तो tan sec में भी 60 की वैल्यू हो जाएगी, और 60 को हम लिख सकते हैं π/3। क्या लिख सकते हैं? π/3। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। π/3 माइनस ये रहा हमारे पास पाई, सॉरी मैं यहाँ गलत लिख गया, यहाँ हम लिखेंगे sec π/3। क्या लिखेंगे? sec π/3। अब देखो sec से sec कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास कितना बचेगा? π/3 बचेगा। इसको हम थोड़ा सॉल्व करेंगे, यहाँ बचेगा π/3 माइनस, इसको सॉल्व करो तो पाई माइनस π/3 की वैल्यू आती है 2π/3। एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे, अंदर बचेगा π/3 और माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो कितना बचेगा? 2π/3। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। अभी मैंने बताया कि अगर किसी फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर सेम है तो सिर्फ न्यूमरेटर ऐड होते हैं। तो यहाँ देखो दोनों के डिनोमिनेटर सेम है। अब फ्रैक्शन में चाहे एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन हो, सेम काम करना होता है। पाई में से π/2 को हम माइनस कर देंगे और अपॉन में 3 रहेगा, तो माइनस का पाई बचेगा ऊपर और यहाँ 3 बचेगा। ऐसा कोई ऑप्शन है हमारे पास? ऑप्शन नंबर बी। ये ऑप्शन नंबर बी है, तो यही हमारा हो जाएगा क्या? आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये एक्सरसाइज हमारी खत्म और बात समझ में आई होगी। कल हम एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करेंगे। उसके कुछ फॉर्मूले हैं, 7-8 फॉर्मूले पेपर में आते भी हैं, प्रूफ करने का उनको सिखाऊंगा। एग्जाम्पल हैं कुछ इंपॉर्टेंट, वो भी पेपर में आते हैं, उनको सिखाऊंगा। तब तक के लिए इस एक्सरसाइज का आप रिवीजन कर लेंगे। कोई भी दिक्कत रहेगी, समस्या रहेगी तो उसको मुझे बता देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।